हाँ जी, वेलकम टू हर्ष आईएएस। करप्शन के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ करप्शन के बारे में, बात की थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के बारे में और पढ़ा था टाइप्स ऑफ करप्शन के बारे में। और टाइप्स ऑफ करप्शन के अंदर हमने बात की थी कोर्सिव करप्शन के बारे में और पढ़ा था कोलिजिव करप्शन के बारे में। करप्शन की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी हम कंटिन्यू करेंगे और आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ करप्शन के बारे में। कॉजेज ऑफ करप्शन कह लो या फिर आप फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ करप्शन भी कह सकते हो। ये जो करप्शन देखने को मिलता है इसके पीछे क्या कॉजेज रिस्पॉन्सिबल है, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। ये जो कॉजेज हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, इनको हम कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई करके देखेंगे। सबसे पहले बात की जाती है हिस्टोरिकल फैक्टर्स के बारे में। इंडियन सोसाइटी में जो करप्शन देखने को मिलता है उसके पीछे हिस्टोरिकल फैक्टर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स जैसे हमारे कंट्री के ऊपर लगभग 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने रूल किया और इन लगभग 200 सालों में एक लंबा चौड़ा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टेब्लिश किया गया। ये जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ये एक्सप्लॉइटेटिव था, ये करप्ट था, ये सीक्रेटिव था। और सीक्रेटिव होना ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, बिकॉज जब कोई सिस्टम सीक्रेटिव होता है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है। और जहां भी लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलेगी वहां पे हाई लेवल का करप्शन देखने को मिलेगा। और जब हाई लेवल का करप्शन होगा तो ये जो सिस्टम है ये और ज्यादा सीक्रेटिव हो जाएगा, बिकॉज वो जो करप्शन हुआ उसको छुपाना है, उसको दबाना है। जितना ज्यादा सिस्टम सीक्रेटिव होगा उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी में कमी आने लगेगी, उतना ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी में कमी आने लगेगी, उतना ज़्यादा करप्शन बढ़ता चला जाएगा और ये एक विशियस साइकिल बन जाएगी। ये जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था इसी को हमने इनहेरिट किया। ये जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, इसकी जो अच्छाइयाँ थी और इसकी जो बुराइयाँ थी, उन सबको हमने इनहेरिट किया। और इस वजह से ये जो सिस्टम है इसमें एक्सप्लॉइटेटिव नेचर देखने को मिलता है, इसमें करप्शन का स्कोप देखने को मिलता है, इसमें सीक्रेटिव टेंडेंसीज देखने को मिलती हैं। आज की डेट में स्थिति ये है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में करप्शन को लेके सोशल एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है। आप खुद ही देख लो, जब भी हम आम तौर पे किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि 50-100 रुपए तो यूं ही लग जाएंगे। सोशल एक्सेप्टेंस फॉर करप्शन इज वेरी हाई इन आर इंडियन सोसाइटी। तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स की अगर बात करें तो मोटे मोटे तौर पे हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक लंबा चौड़ा एक लंबा चौड़ा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप हुआ। और ये जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ये एक्सप्लॉइटेटिव था, ये करप्ट था, ये सीक्रेटिव था। और यही जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था इसको हमने इनहेरिट किया। इसकी जो अच्छाइयाँ थी और इसकी जो बुराइयाँ थी उन सबको हमने इनहेरिट किया। और आज की डेट में इसका असर क्या हुआ है, इसका असर ये हुआ है कि सोशल एक्सेप्टेंस फॉर करप्शन
is very high in our Indian society. बेहद सिंपल। हिस्टोरिकल फैक्टर्स की अगर बात करें तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स में आपको याद क्या रखना है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो कि अपने आप में एक्सप्लॉइटेटिव हुआ करता था, करप्ट हुआ करता था, सिक्रेटिव हुआ करता था, उसको हमने इनहेरिट किया और उस वजह से इस सिस्टम की जो भी अच्छाइयाँ थी, जो भी बुराइयाँ थी, उन सबको हमने इनहेरिट किया और आज की डेट में करप्शन को लेके हमारी सोसाइटी में जो सोशल एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स के बाद बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। अच्छा, ये जो उधर वाली जगह है इसको हम एक काम के लिए छोड़ रहे हैं, लास्ट में इसको देखेंगे, यहाँ पे कुछ करना है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स की अगर बात करें तो सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर क्या है, ये तो हमें समझ में आता है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसमें कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स देखने को मिलते हैं। देखो, आप कानून पढ़ो, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, सब कुछ लॉयर्स पैराडाइज है, आम आदमी को समझ में नहीं आता। और कानून, लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन ये तो दूर की बात है, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है हमारी कंट्री में वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। 50 तरीके के पेपर्स हैं, 50 ऑफिसेज में जाना है, 50 विंडोज पे जाना है, तब जाके कोई एक काम होता है और उसमें जो करप्शन का स्कोप होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। एक आम आदमी को समझ में ही नहीं आता है कि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये कैसे करनी है, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो वो क्या सोचता है, यार 50-100 रुपए दो और नक्की करो, क्यों इस झमेले में पड़ना। ये जो कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है ये अपॉर्चुनिटी देता है उन कुछ ऑफिसर्स को जो कि जानकार होते हैं सिस्टम के कि वो करप्शन कर सकें, वो आम आदमी को एक्सप्लॉइट कर सकें। तो एक रीजन है कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। दूसरा, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास में वास्ट डिस्क्रिशनरी पावर्स देखने को मिलती हैं। एक रीजन तो यह है कि इतनी लंबी चौड़ी कंट्री है कि यहाँ पे आपको डिस्क्रिशनरी पावर्स देनी ही होती है, लेकिन ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं इनका मिसयूज भी हाई लेवल पे देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, जो रेलवे का टीटी होता है उसके पास में अथॉरिटी होती है कि अगर कोई सीट खाली रह गई है, बुक नहीं हुई है, तो वो सीट किसी पैसेंजर को दी जा सकती है। आपने देखा होगा आमतौर पे ये जो टीटी होते हैं ये क्या करते हैं, 200-400 रुपए लेंगे और वो जो सीट है उस पे किसी इंसान को बिठा देंगे। ये जो 200-400 रुपया लिया गया ये किसकी जेब में गया, ये सिस्टम की जेब में नहीं गया है, ये गया है उस टीटी की जेब में। ये है करप्शन। तो ये जो वास्ट डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं ये भी करप्शन को ब्रीड करती हैं। और रेलवे का टीटी बड़ा छोटा सा एग्जांपल है। जेईएन देखो आप, एईएन देखो आप, ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं इनको देखो आप, इनके पास में तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। अगर ये मिसयूज करने पाए तो करोड़ों रुपए का करप्शन बहुत इजीली हो सकता है। तो ये जो वास्ट डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं ये भी करप्शन को ब्रीड करती हैं। इसके अलावा मोनोपोली देखने को मिलती है। हालांकि मोनोपोली वाले फील्ड में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी मोनोपोली देखने को मिलती है। ये जो मोनोपोली है ये भी करप्शन को ब्रीड करती है। एक बात तो ये कि इमेजिन करो किसी एक सेक्टर में किसी एक कंपनी की या किसी एक अथॉरिटी की या सिर्फ सरकार की मोनोपोली है, तो सप्लाई डिमांड का मिसमैच देखने को मिलेगा। कैसे मिसमैच? ऑफिस है एक, अथॉरिटी जो कि डील कर रही है किसी सिचुएशन से, किसी टेंडर से, वो है एक, और उस टेंडर के लिए अप्लाई करने वाले 1000 लोग हैं, 1,00,000 लोग हैं। अब ये जो अथॉरिटी में बैठा हुआ इंसान है ये क्या बोलेगा कि 10,000 रुपए दे तब तेरा काम करूंगा।
आप बोले मैं नहीं दूंगा, ये क्या बोलेगा? चल निकल जा। इतनी लंबी लाइन है, कोई तो आ ही जाएगा जो 10,000 रुपए दे देगा। तो पैसे दो, काम करवाना है तो, अदरवाइज निकल जाओ, हमारे पास में और लोग हैं। और ये जो सप्लाई डिमांड मिसमैच है, ये जो मोनोपोली है, इसको यूज किया जाता है करप्शन करने के लिए। तो ये जो मोनोपोली है, ये भी करप्शन को ब्रीड करती है। फॉर एग्जाम्पल, कोल स्कैम हुआ था 2012 में, या 2G स्पेक्ट्रम स्कैम आपने फॉर श्योर सुना होगा, 2008 में हुआ था। अब 2G स्पेक्ट्रम केस क्या है? मोनोपोली है सरकार की, किसको अलोकेट करना है, कैसे बिडिंग करवानी है, उस मोनोपोली का फायदा उठाया गया अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। तो ये जो मोनोपोली होती है, ये भी करप्शन को ब्रीड करती है। इसके अलावा ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ये कुछ इस तरीके का बन गया है कि जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, दे फेस एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। देखो, सिविल सर्वेंट्स का ही अगर एग्जांपल लें तो होता क्या है, ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, इनका प्रमोशन, प्रमोशन तो नहीं लेकिन हाँ, इनकी जो पोस्टिंग है, इनका जो अपॉइंटमेंट है, इनका जो अप्रूवल है, वो किसके हाथ में होता है? वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है। और ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, ये जो एमएलए है, एमपी है, नेता है, ये इलेक्शन लड़के आया है, इसने इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। अब इसका सोल पर्पस क्या है कि एक तो मेरे को अपना पैसा रिकवर करना है, और दूसरा अगली बार मेरे को वोट कैसे मिल सकता है उस पर ध्यान देना है। अब कोई ऑनेस्ट ऑफिसर ऐसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के नीचे काम कर रहा है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या कहेगा कि भाई मेरे को तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें से 40% चाहिए, पैसा निकालना है मुझे तो मेरा। ऑनेस्ट ऑफिसर क्या बोलेगा कि नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये करप्शन है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? कोई बहस नहीं करेगा, इसको उठाएगा और किसी ऐसे डिपार्टमेंट में पटक देगा जहां पे सिर्फ मक्खियां मारने का काम है। खुद का डिपार्टमेंट इस आदमी को आइसोलेट कर देगा। अब ये जो ऑनेस्ट ऑफिसर है, इसके पास में दो ऑप्शंस हैं, या तो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाओ या फिर किसी कोने में पड़े रहो। अब कोई भी आदमी, उसका रेजिलियंस कितना ही हो सकता है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो वो टूटेगा। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो उसको ऐसा लगेगा कि यार भाड़ में जाए सब, इस सिस्टम का हिस्सा बन जाओ, करप्शन करो, पैसे कमाओ, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की मानो और सिस्टम के साथ में चलो। तो ये जो सिस्टम है, ये कुछ इस तरीके से डेवलप हो गया है कि जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, और जो डिसऑनेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनको फायदे दिए जाते हैं। और ये ज्यादा बुरी चीज है, बिकॉज जो बच्चा सेलेक्ट होकर जा रहा है, जिसमें अभी तक ये है कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, उसको सरवाइव करने का स्कोप ही नहीं रह गया है इस सिस्टम के अंदर। तो फिर ये जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, ये डिस्करेज हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ये कुछ इस तरीके से डेवलप हुआ है कि ये जो करप्शन है, ये लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड गेम हो गया है। लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड गेम क्यों हो गया है? बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और ये तो आपको समझ में आना चाहिए। होता क्या है, आपको ये दिखाई देता होगा सोसाइटी में कि एक कोई करप्ट ऑफिसर है, कोई छोटा मोटा क्लर्क है, उसने करप्शन कर लिया, मान लेते हैं 100-200 करोड़ रुपए का। एक तो इसको डिटेक्ट करना, इसको पकड़ना ही डिफिकल्ट है। पकड़ में आ जाएगा तो 2-4 करोड़ रुपए किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को देगा, किसी लीडर को देगा, किसी ऑफिसर को देगा, और खुद को पैट्रनेज प्रोवाइड करवा लेगा, संरक्षण मिल जाएगा इसको। अगर पकड़ा भी जाएगा तो फिर चार्जशीट फाइल नहीं हो रही है, चार्जशीट भी फाइल हो गई तो फिर केस नहीं चल रहा है, केस भी चल गया तो बेल मिल जाएगी, बेल मिल गई 2-4 करोड़ रुपए और देगा, दुबई चला जाएगा, किसी फॉरेन कंट्री में चला जाएगा, वहां पे मजे से रहेगा। तो
ये जो इनएफिशिएंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसकी वजह से करप्शन जो है वो लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड वाला गेम हो गया है। आदमी को पता है कि 3 महीने जेल में रहना है, 2-4 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। करप्शन कितने का है? 200 करोड़ रुपए का। क्या घाटा है? आराम से खुद बढ़िया तरीके से जिएगा, अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जाएगा। तो जो डर है करप्शन के अगेंस्ट में, वो खत्म होता जा रहा है। उसके लिए जो ऑफिशियल्स हैं वो वरिड नहीं होते हैं। इसके अलावा ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसमें लैक ऑफ प्रॉपर विजिलेंस सिस्टम देखने को मिलता है एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। देखो, लैक ऑफ प्रॉपर विजिलेंस सिस्टम, इसका सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? लोकपाल। लोकपाल के लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ और आज की डेट में वो जो लोकपाल है वो डिसफंक्शनल है, काम ही नहीं कर रहा है। लोकपाल को लाया ही गया था करप्शन को खत्म करने के लिए, करप्शन खत्म नहीं हुआ, लोकपाल खत्म हो गया। आजकल हम सुनते हैं इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे सीबीआई है, सीबीआई को तो सुप्रीम कोर्ट ने केस्ड पैरेट बोला था। ईडी है, इनके ऊपर खूब सारे एलिगेशंस लगते हैं कि इनको मिसयूज किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे लैक ऑफ प्रॉपर विजिलेंस सिस्टम एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी देखने को मिलती है। देखो, दूसरा हमने बात की एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स में एक तो कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं जो कि करप्शन को ब्रीड करते हैं। दूसरा, जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास में वास्ट डिस्क्रिशनरी पावर्स देखने को मिलती हैं। तीसरा, मोनोपोली। ये जो मोनोपोली है, इस पे सरकार ने खूब सारा काम भी किया है, लेकिन हाँ, फिर भी मोनोपोली देखने को मिलती है। सप्लाई डिमांड का मिसमैच देखने को मिलता है और ये जो मोनोपोली है इट ब्रीड्स करप्शन। इसके अलावा जो ज़्यादा खतरनाक है वो क्या है? हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो इस तरीके से डेवलप हुआ है, इस तरीके से करप्शन के घिराव में आया है कि जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं वो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करते हैं और जो डिसऑनेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनको रिवॉर्ड किया जाता है। फिर करप्शन जो है वो लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड गेम हो गया है बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और इसके अलावा लैक ऑफ प्रॉपर विजिलेंस सिस्टम एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी हमारे सिस्टम में देखने को मिलती है। एक तो हमने बात की हिस्टोरिकल फैक्टर्स के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स के बारे में, तीसरा बात आती है सोसाइटल फैक्टर्स के बारे में। देखो, जब सोसाइटी के लेवल पे बात होती है तो कुछ लोगों का ये मानना है ये जो राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज देखने को मिल रही हैं, राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज या फिर पॉवर्टी देखने को मिल रही है, ये भी करप्शन को ब्रीड करती है। इमेजिन करो, कोई बहुत ही गरीब घर का बच्चा है और वो क्लर्क बन गया, पूरी जिंदगी उसने गरीबी देखी है, परेशान रहा है। अब वो क्या कोशिश करेगा? अब वो कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और मैं अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को, अपने कजन्स को एक बेहतर ज़िंदगी दे पाऊँ। पैसा कहाँ से आएगा? तनख्वाह तो उतनी है, इनकम तो उतनी है, पैसा आएगा करप्शन से। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ देखने को मिल रही हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, जो पॉवर्टी देखने को मिल रही है, इट ऑल्सो ब्रीड्स करप्शन। दूसरा, इन जनरल अगर बात करें तो हमारे सोसाइटी में इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटल लेवल पे जो एथिकल एंड मॉरल फ्रेमवर्क देखने को मिलता है वो पुअर है। इसको आप ऐसे समझो कि ये जो ऑफिसर्स हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये बनी समाज से ही है।
समाज के लोग ही, सोसाइटी के लोग ही ऑफिसर्स बन रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बन रहे हैं। ये जो लोग हैं, ये जो सोसाइटी है, अगर इसका एथिकल और मॉरल फ्रेमवर्क बेहद स्ट्रांग होता, मजबूत होता, तो करप्शन इतना ज्यादा ग्रो नहीं करता। लेकिन इन जनरल जो हमारी सोसाइटी है, उसका एथिकल और मॉरल फ्रेमवर्क बहुत ही कमजोर है। और कमजोर होने की वजह से जो भी बच्चा नौकरी लगता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनता है, उसके अंदर ये डर नहीं होता, एथिकल तौर पे डर नहीं होता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, और वो खुल के करप्शन करता है। तो पुअर इंडिविजुअल एंड सोसाइटल एथिकल एंड मॉरल फ्रेमवर्क इज ऑल्सो अ रीजन बिहाइंड करप्शन। इसके अलावा सोसाइटल लेवल पे अगर बात की जाए, तो हमारे सोसाइटी में इन जनरल द फ्रेमवर्क of social acceptance for corruption is very high। अभी हम बात कर रहे थे हिस्टोरिकल फैक्टर्स की वजह से और कुछ आज की डेट में जो चीजें डेवलप हो रही हैं उनकी वजह से जो सोशल एक्सेप्टेंस है टुवर्ड्स करप्शन वो बहुत ज़्यादा हाई है। हम खुद भी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसे नहीं जाते हैं कि यार ईमानदारी से काम करवाना है, एक दो बार कोशिश करेंगे, उसके बाद खुद ही तैयार हो जाते हैं कि भाई 50 रुपए लेने हैं, 100 रुपए लेने हैं, 200 रुपए लेने हैं, ले, नक्की कर, टाइम वेस्ट मत करे, ये काम कर दे। तो जो सोशल एक्सेप्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। इसके अलावा अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हमारी जो सोसाइटी है उसकी मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। और जब मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी देखने को मिलती है, तो इन जनरल ग्रीड आ जाती है। ग्रीड आएगी तो उसका कोई अंत है ही नहीं। आज आपके पास में 1 करोड़ रुपए है, कल आपको 5 चाहिए, 5 आ गया तो 10 चाहिए, 10 आ गया तो 50 चाहिए, 50 आ गया तो 100 चाहिए। ये जो ग्रीड है, इसका पेट कभी नहीं भरता है। ये जो मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी है, इट ऑल्सो ब्रीड्स करप्शन। इसके अलावा एक जो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो है लैक ऑफ करेज टू स्टैंड अगेंस्ट करप्शन। एज अ सोसाइटी करप्शन के अगेंस्ट खड़े होने के लिए जो करेज चाहिए वो भी हमारे अंदर मिसिंग है। हम क्वेश्चन करना ही नहीं चाहते अथॉरिटीज को। कुछ वायरिंग ऐसे हुई है कि अगर सामने कोई पावरफुल इंसान दिख रहा है, कोई कलेक्टर दिख गया या कोई एमएलए दिख गया या कोई छोटा मोटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी दिख गया, तो हम डरते पहले हैं, कांपते पहले हैं। दिख रहा है कि वो सामने से गलत कर रहा है, लेकिन उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे, बिकॉज हमारी टेंडेंसी क्या है कि यार क्यों इस झमेले में पड़ना, निकलो इसमें से बाहर जल्दी से जल्दी, क्यों फालतू में, इसका तो कुछ होगा नहीं, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड होगा, टर्मिनेट होना नहीं, 6 महीने सस्पेंड होकर घर बैठ भी लेगा तो जब वापस आएगा पूरा पैसा इसको मिल जाएगा। लेकिन ये पता नहीं मेरे साथ में क्या कर देगा, वो बड़ी दिक्कत वाली बात है। स्पेशली पुलिस वालों के साथ में लोग डरते हैं। पता होगा कि पुलिस वाला करप्शन कर रहा है, लेकिन डर क्या है कि मैं इसके खिलाफ बोलूंगा, कल को पता चला इसने मेरी जेब में पुड़िया रख दी और मैं पूरी जिंदगी जेल में पड़ा हुआ हूं। तो हमारे अंदर जो करेज है टू स्टैंड अगेंस्ट करप्शन वो भी मिसिंग है। हालांकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के आने की वजह से ये जो करेज वाला एस्पेक्ट है इसमें सिग्निफिकेंटली ग्रोथ देखने को मिली है। अब लोग जहां भी करप्शन देखते हैं या कुछ गड़बड़ देखते हैं तो फोन उठा के खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। सोसाइटल फैक्टर्स की अगर बात करें तो एक तो राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज या फिर पॉवर्टी, दूसरा पुअर इंडिविजुअल एंड सोसाइटल एथिकल एंड मॉरल फ्रेमवर्क, इसके अलावा इन जनरल सोशल एक्सेप्टेंस फॉर करप्शन इज वेरी हाई। फिर सोसाइटी की इन जनरल
मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी है, और लास्टली लैक ऑफ करेज टू स्टैंड अगेंस्ट करप्शन। अच्छा, ये तो हो गए सोसाइटल फैक्टर्स। फिर इसके बाद बात आती है पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में। पॉलिटिकल फैक्टर्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल तौर पे आपको पता है। एक तो पॉलिटिकल लेवल पे अगर देखें तो यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर, ड्यूरिंग इलेक्शंस, और ये दोनों ही चीजें करप्शन को ब्रीड करती हैं, करप्शन को बढ़ावा देती हैं। एक कोई इंसान है, 15-20 करोड़ रुपए खर्च करके एमएलए बनाए। अब जब वो एमएलए बनेगा तो उसकी प्रायोरिटी क्या है कि 20 करोड़ मैंने खर्च किया है, कम से कम 100 करोड़ निकालूं, 50-100 करोड़ का आदमी बनूं। अब ये इंसान जो शुरुआत से ही करप्शन कर रहा है, जहां एक लिमिट है इलेक्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर, वहां पे ये 15-20 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इस इंसान से आप एथिक्स की उम्मीद कर रहे हो, इस इंसान से आप मॉरल्स की उम्मीद कर रहे हो, इस इंसान से आप वैल्यूज की उम्मीद कर रहे हो? कर ही नहीं सकते हो। ये करप्शन करेगा ही करेगा। ये जो मसल पावर है, ये मसल पावर यूज की जाती है करप्शन को बढ़ावा देने के लिए। आपका डर बन गया, आपका खौफ बन गया। आप ये जो मसल पावर है इसको यूज करोगे लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। लोग डरेंगे तो सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, आप आराम से करप्शन करोगे। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स में सबसे पहले बात होती है यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर ड्यूरिंग इलेक्शंस के बारे में। इसके अलावा नो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, इंडिविजुअल लेवल पे तो कहने के लिए ही सही, लेकिन इलेक्शन एक्सपेंडिचर पे कैप है कि आप 40 लाख और 95 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हो रिस्पेक्टिवली। कहने के लिए है, हालांकि उसका भी खूब वायलेशन होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के खर्चे के ऊपर कोई कैप नहीं है, कितना भी खर्च करो। जब पिछला लोकसभा इलेक्शन हुआ तो कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि 1 लाख करोड़ रुपया एक पॉलिटिकल पार्टी ने खर्च किया। सोचो कितना पैसा खर्च हो रहा है सिर्फ स्टेट के इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शंस में। तो एक कॉन्सेप्ट चलता है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, जो कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज में बड़ा सक्सेसफुली रन कर रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें बोल दिया जाता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको पिछले चुनाव में जितना परसेंटेज ऑफ वोट शेयर मिला, जितनी सीट्स मिली, उसके अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो पैसा देगी पॉलिटिकल पार्टी को खर्च करने के लिए। अब इमेजिन करो, वोट शेयर के अकॉर्डिंग किसी पॉलिटिकल पार्टी को खर्च करने के लिए 10 करोड़ रुपया मिला सरकार की तरफ से, तो उतना ही रुपया पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरफ से मिला सकती है, और टोटल 20 करोड़ रुपया पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने इलेक्शन एक्सपेंडिचर के तौर पे ऑल ओवर खर्च कर सकती है। ये जो सिस्टम है ये बड़ा सक्सेसफुली कुछ यूरोपियन कंट्रीज में रन करता है, बट हमारे यहाँ पे स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा हॉर्स ट्रेडिंग देखने को मिलती है। हॉर्स ट्रेडिंग देखने को मिलती है। क्रोनी कैपिटलिज्म देखने को मिलता है। पावर में रहना है, कैसे भी रहना है, एथिक्स जाए भाड़ में, मॉरल्स जाए भाड़ में, पावर हमारे पास में रहनी चाहिए। उसके लिए एमपीज खरीदे जाएंगे, एमएलएस खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे। कल तक जो लोग वहां पे करप्शन कर रहे थे आज यहाँ पे करप्शन करेंगे। किसी भी तरीके से पावर में बने रहना है। अभी जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, एमपीज एमएलएस की खरीद फरोख्त होती है, इसमें खूब सारे पैसे का ट्रांजेक्शन होता ही होगा। बिना पैसे के कहां से आ रहा कोई एमपी आपकी पार्टी में। फिर क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? ये बेसिकली जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है और जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके बीच में एक तरीके का नेक्सस होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कहती है
कि हम आपको फायदा पहुंचाएंगे और बदले में आप हमें फंड करो। विशियस साइकिल है, करप्शन चल रहा है, खूब करप्शन चल रहा है। तो हॉर्स ट्रेडिंग और क्रोनी कैपिटलिज्म ये खूब देखने को मिलता है पॉलिटिक्स के अंदर। और इस सब के पीछे जो प्राइमरी रीजन है वो क्या है? लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल नहीं है। पॉलिटिकल विल अगर हो, अगर कोई लीडर चाहे कि नहीं यार मुझे करप्शन खत्म करना है, तो उसके पास में इनफ पावर है सफिशिएंट स्टेप्स लेने की। लेकिन पॉलिटिकल विल ही नहीं है। और विल क्यों नहीं है? मुझे भी फायदा हो रहा है, आपको भी फायदा हो रहा है, क्यों खत्म करना है ये सिस्टम? जनता पागल है, पागल बनाओ, पागल बनाते रहो और अपना फायदा बनाते रहो। ये कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स के अलावा बात होती है लीगल फैक्टर्स के बारे में। और लीगल फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले तो पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि ये जो करप्शन की डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ करप्शन इज टू नैरो। पिछले ही सेशन में हमने बात की है कि हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, उसके तहत कुछ एक्ट्स को करप्ट एक्ट के तौर पे क्लासिफाई किया गया है। लेकिन बहुत सारे और ऐसे एक्ट्स हैं जिनको करप्ट एक्ट्स के तौर पे क्लासिफाई किया जाना चाहिए। तो जो डेफिनेशन ऑफ करप्शन है वो बहुत ही ज्यादा नैरो है। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है प्रायर सैंक्शन का। देखो, दो बड़े इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। एक है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और दूसरा है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। ये जो दोनों एक्ट्स हैं, इनके तहत क्या कहा गया है? इनके तहत कहा गया है कि कोई भी ऑफिसर जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे अबव रैंक का है, तो उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए आपको उस मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं उनसे प्रायर सैंक्शन, प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये जो प्रोविजन है ये डाला क्यों गया था? ये डाला गया था जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो, इमेजिन करो आप ईमानदार ऑफिसर हो और ईमानदारी के चलते जब किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने आपको ये बोला कि नहीं भाई, ये जो टेंडर है इसको मेरे हिसाब से पारित करो, मेरे हिसाब से पास करो, मेरे आदमी को फायदा दो, तब आपने मना कर दिया था। ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन है, इसकी आपसे खुंदक हो गई। अब ये मौका ढूंढ रहा है कि कैसे इसको फंसाया जाए। एक दिन पावर इसके हाथ में आई और इसने आपके ऊपर झूठा केस फाइल कर दिया करप्शन का। झूठा केस फाइल कर दिया, आपका नाम खराब हो जाएगा, आपका करियर खराब हो जाएगा। तो ऐसे जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोविजन डाला गया था प्रायर सैंक्शन का। शायद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का सेक्शन 19 है जो कि बात करता है प्रायर सैंक्शन के बारे में। लेकिन इसका मिसयूज देखने को मिलता है। यूज कम देखने को मिलता है, मिसयूज ज्यादा देखने को मिलता है। होता क्या है, ऊपर से नीचे तक सब करप्ट हैं, कुछ लोगों को छोड़ के। अगर कोई आदमी यहां पे करप्शन के केस में पकड़ा भी गया है, तो जो ऊपर अथॉरिटीज बैठी हुई हैं वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी जान लगा देती है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कभी नहीं चाहेगा कि उसके काम का जो ऑफिसर है भले ही डिसऑनेस्ट है लेकिन वो हटे, तो सैंक्शन मिलता ही नहीं है। आप केस फाइल कर दो, सैंक्शन मिलेगा नहीं, तो कभी भी इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन की शुरुआत होगी ही नहीं। तो ये जो प्रायर सैंक्शन है, ये जो प्रोविजन है, इसका खूब हाई लेवल पे मिसयूज देखने को मिलता है। फिर अभी हम बात कर रहे थे
लोकपाल जिसको बनाया ही गया था करप्शन केसेस से डील करने के लिए, इट इज डिसफंक्शनल, नाम मात्र का लोकपाल है, कानून है लोकपाल के नाम पे, बाकी कुछ नहीं है। एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है, बाकी लोकपाल के नाम पे कुछ होता ही नहीं है। तो ये जो लोकपाल है ये डिसफंक्शनल है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीबीआई को तो खुद कोर्ट ने बोला कि सीबीआई इज अ केस्ड पैरट। आजकल ईडी पे जो अपोजिशन है वो खूब सारे सवाल खड़ा करता है। अब जो इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल हैं करप्शन या ऐसी चीजों से डील करने के लिए, उन्हीं पे सवाल खड़े हो जाएंगे। तो किस तरीके से ये जो चीजें हैं ये चीजें बेटर होंगी, हो ही नहीं सकती हैं। फिर एक बड़ी समस्या क्या है? बड़ी समस्या है पोस्ट रिटायरमेंट। पोस्ट रिटायरमेंट कूलिंग ऑफ पीरियड के जो प्रोविजंस हैं वो बहुत ही ज्यादा वीक हैं, कमजोर हैं। भाई जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, फॉर एग्जांपल जुडिशरी है। अब जुडिशरी में जो जजेस हैं वो कंट्री का फ्यूचर शेप करते हैं अपने डिसीजन से। ये जो जजेस होते हैं इनका इम्पार्शियल होना, इनका बायस ना होना, इनका फेयर होना, ऑनेस्ट होना बेहद ज़रूरी है, बड़ा सिग्निफिकेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या हो सकता है? हो ये सकता है कि कोई जज है फॉर एग्जांपल या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि हायर अथॉरिटी में बैठा हुआ है, उसका 6 महीने बाद रिटायरमेंट होना है। कोई पॉलिटिकल लीडर गया और बोला कि हमारे फेवर में जजमेंट दो, हमारी सुनवाई करो या हमारे फेवर में काम करो, आपका रिटायरमेंट होगा। उसके 2 महीने बाद आपको इस इंस्टीट्यूशन का अध्यक्ष बना देंगे, बढ़िया 5 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी, मजे से काम करना। लालच आ सकता है, इंसान ही तो है। और लालच अगर आ गया तो इस लालच के चलते आप कुछ गलत जजमेंट दे दोगे या फिर आप कुछ गलत स्टेप ले लोगे, कोई एक्शन ले लोगे, कोई फाइल पास कर दोगे। उस लालच के चलते पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो कहा यह जाता है कि पोस्ट रिटायरमेंट एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए कि भाई आप रिटायर हो रहे हो आज की डेट में, अगले 5 साल तक फॉर एग्जाम्पल आपको किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, किसी भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन में रखा नहीं जाएगा। घर बैठो आराम से, जब 5-6 साल निकल जाएं तब सोचना, तब देखना कि सरकार को आपकी ज़रूरत है या नहीं है। 5 साल में तो सब बदल जाता है, हो सकता है सरकार ही बदल जाए, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले एक चीफ जस्टिस थे, उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। उसमें सवाल ये था कि क्रेडिबिलिटी, जो जुडिशियल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी है वो कटघरे में खड़ी होती है। हो सकता है वो पूरे तरीके से ईमानदार हों, उम्मीद यही है कि ईमानदार रहे होंगे, लेकिन जो अपोज करने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं कि भरोसा कैसे किया जाए इस सिस्टम पे, उस भरोसे को बनाए रखना भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो पोस्ट रिटायरमेंट कूलिंग ऑफ पीरियड है उसके जो प्रोविजंस हैं वो बेहद वीक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 311, 311, 310। ये जो आर्टिकल 311 है ये प्रोवाइड करता है ओवर सेफ्टी टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, टू दी गवर्नमेंट ऑफिसर्स। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 310, 311 के बारे में। और ये जो 311 है ये प्रोटेक्ट करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, ओवर सेफ्टी प्रोवाइड करता है। और जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कुछ गड़बड़ करते हैं तो ये जो आर्टिकल 311 है ये रास्ते में आ जाता है। फिर इसके अलावा हमारी कंट्री में विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट तो है, लेकिन विसिल ब्लोअर की
जो प्रोटेक्शन है उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो सिग्निफिकेंटली वीक हैं। देखो, हमारे यहाँ पे प्रोविजन क्या है? हमारे यहाँ पे प्रोविजन ये है कि मान लो आप किसी डिपार्टमेंट में नौकरी करते हो और आपको पता चला कि आपका जो सीनियर है वो करप्शन कर रहा है हाई लेवल का। आप क्या कर सकते हो? आप विसिल ब्लोअर बन सकते हो। आप उस इंसान के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हो। प्रोविजन क्या है कि आपकी जो आइडेंटिटी है उसको रिवील नहीं किया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। ये एक्ट क्या कहता है कि देखो, आप जब कंप्लेन फाइल करोगे तो जिस अथॉरिटी के सामने आप कंप्लेन फाइल करोगे उस अथॉरिटी के सामने आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ेगी। ये जो अथॉरिटी है, ये जो सिस्टम है, ये आपकी आइडेंटिटी किसी और को रिवील नहीं करेगा, लेकिन उस अथॉरिटी के सामने आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ेगी। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत यह है कि फॉर्मली कानून के तौर पे तो हमने कह दिया कि आपकी जो आइडेंटिटी है उसको रिवील नहीं किया जाएगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी भी सिस्टम में इनफॉर्मल चैनल्स भी होते हैं। उन इनफॉर्मल चैनल से जिसके अगेंस्ट में आपने कंप्लेन की उस तक खबर पहुंच ही जाएगी। और अगर वो आदमी सिग्निफिकेंटली पावरफुल है, बैकिंग है उसके पास में, तो वो आपकी जिंदगी खराब कर देगा, नौकरी खराब कर देगा। और इसी डर से कोई भी ऑफिसर ये जो विसिल ब्लोअर है इसके तौर पे एक्ट करने से डरता है। क्यों कोई पंगा लेगा? कोई सिविल सर्वेंट है, आप छोटे मोटे ऑफिसर हो, आपको पता है करप्शन कर रहा है, आपको ये भी पता है कि कितना भी लिखा हो कानून में, लेकिन इनफॉर्मल चैनल के थ्रू इसको पता चल ही जाएगा कि मैं कर रहा हूँ कंप्लेन। मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा? इसको तो पॉलिटिकल बैकिंग है, इसके पास में तो पैसा भी है, मुझे कौन बैक करेगा? तो ये कुछ लीगल फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। लीगल फैक्टर्स की अगर बात करें तो लीगल फैक्टर्स में सबसे पहले बात की जाती है कि ये जो करप्शन की डेफिनेशन है ये बहुत ही ज़्यादा नैरो है। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, इसके तहत ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर की रैंक वाले जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए प्रायर सैंक्शन की जरूरत होती है, और ये प्रायर सैंक्शन कभी मिलता ही नहीं है, रेयरली मिलता है। लोकपाल जिसका काम था करप्शन से डील करना वो डिसफंक्शनल है। सीबीआई को खुद सुप्रीम कोर्ट ने केस्ड पैरेट कहा था। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल खड़ा होता रहता है। इसके अलावा पोस्ट रिटायरमेंट कूलिंग ऑफ पीरियड को लेके जो प्रोविजंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, सिग्निफिकेंटली वीक हैं। आर्टिकल 311 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ओवर सेफ्टी टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। और ये जो विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें विसिल ब्लोअर की जो प्रोटेक्शन है उसके जो प्रोविजंस हैं वो सिग्निफिकेंटली वीक है। अच्छा, लीगल फैक्टर्स से पहले हमने बात की थी पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में। और पॉलिटिकल फैक्टर्स में एक तो इलेक्शंस के दौरान मनी का यूज देखने को मिलता है और मसल पावर का यूज देखने को मिलता है। हमारे इलेक्शंस में स्टेट फंडिंग देखने को नहीं मिलती है। ये जो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस है ये बहुत सक्सेसफुली यूरोपियन कंट्रीज में रन करती है। हॉर्स ट्रेडिंग देखने को मिलती है, क्रोनी कैपिटलिज्म देखने को मिलता है, और सबसे बड़ा रीजन लैक ऑफ पॉलिटिकल विल देखने को मिलता है। ये जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं इनसे पहले हमने बात की थी सोसाइटल फैक्टर्स के बारे में। और सोसाइटल फैक्टर्स में एक तो राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज या पॉवर्टी इज वन ऑफ द रीजन, या इज सेड टू बी वन ऑफ द रीजन फॉर करप्शन, फॉर द ग्रोथ, फॉर द राइज ऑफ करप्शन। फिर इसके अलावा इन जनरल इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटल लेवल पे जो हमारा एथिकल और मॉरल फ्रेमवर्क है वो बहुत ही पुअर है। सोशल एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स करप्शन बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसके अलावा मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी ऑफ द सोसाइटी एंड लैक ऑफ करेज टू स्टैंड अगेंस्ट करप्शन, ये भी कुछ सोसाइटल फैक्टर्स हैं। सोसाइटल फैक्टर्स से पहले हमने बात की थी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स जैसे
कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स देखने को मिलते हैं, वास्ट डिस्क्रिशनरी पावर्स देखने को मिलती हैं, मोनोपोली देखने को मिलती है, ऑनेस्ट ऑफिसर्स एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करते हैं। ये सिस्टम कुछ इस तरीके से डिजाइन हो गया है। फिर इसके अलावा करप्शन जो है वो लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड गेम हो गया है, और लैक ऑफ प्रॉपर विजिलेंस सिस्टम एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में देखने को मिलती है। इसकी वजह से भी करप्शन देखने को मिलता है। और सबसे पहले हमने बात की थी हिस्टोरिकल फैक्टर्स के बारे में। अच्छा, कॉजेज ऑफ करप्शन क्या है वो तो होपफुली आपको समझ में आए होंगे। अब सवाल आता है, व्हाट आर दी सॉल्यूशंस ऑफ करप्शन। करप्शन के सॉल्यूशंस क्या देखने को मिलते हैं, और इन्हीं फैक्टर्स को देखते जाओ। आपको सिर्फ कॉजेज याद रखने, कॉजेज अगर याद रह गए तो सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। अभी देखते हैं। देखो, हिस्टोरिकल फैक्टर्स में हमें कुछ लिखना ही नहीं है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स तो होंगे ही क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशंस के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशंस, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशंस की कहानी क्या है वो देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशंस, अब एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स देखते जाओ, और जैसे जैसे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं उन्हीं के सामने सॉल्यूशंस लिखते जाओ। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर क्या था? पहला एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर है कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। तो हमें यहां क्या करने की जरूरत है? वी नीड टू सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं ये सिंप्लीफाई कैसे होंगे? हमें ई गवर्नेंस को प्रमोट करने की जरूरत है, हमें टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की जरूरत है, हमें सिंगल विंडो सिस्टम जितना पॉसिबल हो हमें सिंगल विंडो सिस्टम को स्टैब्लिश करने की जरूरत है। सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब, आप देखो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाओ, एक काम करवाना है आपको, और आपको 4 जगह पे भटकना पड़ेगा, और जितनी जगह पे आपको भटकना पड़ेगा उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है करप्शन की। सिस्टम कैसा होना चाहिए कि आपको एक काम करवाना है, उस पूरे एक काम के लिए एक विंडो है, वहां जाओ, उस विंडो पे अपने पेपर सबमिट करो, बाकी आगे जो कुछ होगा वो सब हो जाएगा अंदर ही अंदर, और आपको जो फाइल है वो वापस उसी विंडो से मिल जाएगी। आपका इंटरेक्शन ना के बराबर है, मिनिमम है। तो ये जो सिंगल विंडो सिस्टम होता है इसका एक आइडिया ये भी होता है दैट वी नीड टू मिनिमाइज फेस टू फेस इंटरेक्शन। जब ई गवर्नेंस को यूज किया जाएगा, जब टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा, तो ये जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और आम जनता के बीच में वो मिनिमाइज हो जाएगा। वो जितना मिनिमाइज हो जाएगा उतना करप्शन कम हो जाएगा। हमारे कंट्री में एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम क्या है कि हम कह तो रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज करना, कहना और उसको एक्चुअली में यूज करना, दोनों में डिफरेंस है। हमारे यहाँ पे सारा फॉर्म जो है वो कंप्यूटर से ऑनलाइन भरवा लिया जाएगा, लेकिन जब बारी आएगी ऑफिस की तो ऑफिस पहुंचते ही आपको क्या बोला जाएगा? इसका प्रिंट आउट निकलवा के लाओ। भाई ऑनलाइन भर दिया ना, प्रिंट आउट की जरूरत क्या है? फिर एक फोटो और दो, अरे ऑनलाइन डाला ना, लेकिन अलग से क्यों चाहिए? अच्छा एक साइन और कर दो, भाई ऑनलाइन कर दिया सब। तो कह तो रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, हम ई गवर्नेंस के रास्ते में, और सिग्निफिकेंटली हमने इंप्रूव भी किया है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब है, लेकिन हाँ फिर भी बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनको हमें अभी और फुलफिल करने की जरूरत है। अच्छा, फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स में दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम है वास्ट डिस्क्रिशनरी पावर्स। सॉल्यूशन क्या है? ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, इनको हमें रिड्यूस करने की जरूरत है।
कैसे रिड्यूस होंगी? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहले ही पढ़ा हुआ है। जितना हो सके एसओपीज लेकर आओ, जितना हो सके गाइडलाइंस लेकर आओ, जितना हो सके रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आओ। आप एसओपीज लेकर आ जाओगे, आप गाइडलाइंस लेकर आ जाओगे, तो स्कोप ही नहीं रहेगा डिस्क्रिशनरी पावर्स का। जो एसओपी है, जो गाइडलाइन है, जो रूल है, जो रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना है। तो ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, इनको हमें रिड्यूस करने की जरूरत है। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मोनोपोली। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है मोनोपोली को रिड्यूस करो, मोनोपोली को रिड्यूस करो। और मोनोपोली को रिड्यूस करने में हमारी सरकार ने कुछ हद तक, या ये कहें कि बेहतर तरीके से काम किया है। बहुत सिग्निफिकेंटली जो मोनोपोली है उसको रिड्यूस किया है। लेकिन हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो इतना सा है, पॉपुलेशन इतनी है, तो इसमें इंप्रूवमेंट का अभी भी बहुत सिग्निफिकेंट स्कोप देखने को मिलता है। फिर इसके बाद प्रॉब्लम क्या है? जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं दे फेस एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वी नीड टू अवॉइड द एथिकल एंड ऑनेस्ट ऑफिसर्स। और अवॉइड कैसे किया जाएगा? पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, अप्रेजल बेस्ड ऑन एथिकल इवेल्युएशन। अप्रेजल या फिर जो प्रमोशन है या फिर जो पोस्टिंग है, इन सब में देखा जाना चाहिए कि इंसान कितना एथिकल है, कितना ऑनेस्ट ऑफिसर है। इनफैक्ट जो ऑफिसर से रिलेटेड एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार की जाती है, उस रिपोर्ट में एक सेक्शन वो होना चाहिए जो कि एथिकल इवैल्यूएशन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। तो हमें सिग्निफिकेंटली ये जो एथिकल एस्पेक्ट है इसको कंसीडर करने की जरूरत है while promotions, while postings, while appointments, while preparing the annual confidential report। फिर इसके अलावा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है करप्शन इज अ लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड गेम। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें ये जो करप्शन है इसको हाई रिस्क एंड नो रिवॉर्ड गेम में कन्वर्ट करना है। कैसे? कोई ऑफिसर अगर करप्शन के केस में पकड़ा गया है, 5 रुपए का अगर उसने करप्शन किया है तो उससे 10 रुपए वसूलो, उसको नेम शेम करो सोसाइटी में, जो स्ट्रेचर है उसको खत्म करो, और जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो फैमिली के नाम पे प्रॉपर्टी है, उस सबको कॉन्फिस्केट करो। अगर एक दो लोगों के साथ में ऐसा हो जाएगा विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ, तो बाकी जो ऑफिसर्स हैं जो सोचते भी हैं डिसऑनेस्ट होने की, वो सोचेंगे 4 बार। लेकिन अभी तो सिचुएशन क्या है? अभी तो सिचुएशन उल्टी है कि करप्शन जो है वो लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड गेम है। इसके अलावा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है लैक ऑफ प्रॉपर विजिलेंस सिस्टम एंड ट्रांसपेरेंसी। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन हो सकता है रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स। इसका मतलब क्या है? जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं उन पे किसी भी सिविल सर्वेंट को, किसी भी ऑफिसर को अपॉइंट करने से पहले रिस्क प्रोफाइलिंग करो, प्रिवेंटिव विजिलेंस। रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब, देखो कोई भी ऑफिसर है उसकी रेपुटेशन उस ऑफिसर के पहुंचने से पहले पहुंच जाती है। जो डिपार्टमेंट है उसमें पता होता है कि ये जो हमारे साहब हैं ये ईमानदार हैं या बेईमान हैं, ये जो हमारे साहब हैं ये एथिकल हैं या अनएथिकल हैं। आपकी रेपुटेशन पहले पहुंच जाती है आपके पहुंचने से। तो जिस भी ऑफिसर को आप कंसिडर कर रहे हो उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशंस आई हैं तो उसने किस तरीके से डील किया है, उसका स्टाफ उसके बारे में क्या कहता है, उसके जो कलीग्स हैं उसके बारे में क्या कहते हैं,
ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको नोटिस करने की जरूरत है, इनको हमें ध्यान में लेने की जरूरत है, और इसके बेसिस पे एक रिस्क प्रोफाइल तैयार करो कि इस आदमी को अगर इस इंपॉर्टेंट पोजीशन में अपॉइंट कर दिया तो डिफिकल्ट सिचुएशंस में ये आदमी किस तरीके से रिएक्ट करेगा, किस तरीके से उसको हैंडल करेगा, करप्शन करेगा या नहीं करेगा, एथिकल रहेगा या नहीं रहेगा। तो पहले ही हमें रिस्क प्रोफाइलिंग करने की जरूरत है। अब देखो, बेहद सिंपल है, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि नया हो। जो यहां पे प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशंस बेहद इजी तौर पे लिखे जा सकते हैं। फिर दूसरा बात होती है सोसाइटल सॉल्यूशंस के बारे में। व्हाट आर दी सोसाइटल सॉल्यूशंस? अब देखो, सोसाइटल सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं वी नीड टू ब्रिंग इन पॉलिसीज, we need to bring in programs, we need to bring in schemes so as to bridge this gap between haves and have nots। ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं, ये जो रिच और पुअर के बीच में सिग्निफिकेंट गैप देखने को मिलता है, इसको ब्रिज करने के लिए हमें पॉलिसीज लानी चाहिए, हमें स्कीम्स लानी चाहिए, हमें प्रोग्राम्स लाने चाहिए, और ट्रू सेंस में जो वीकर सेक्शन है, जो पुअर सेक्शन है, उसको हमें एम्पावर करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर इसके अलावा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पुअर इंडिविजुअल एंड सोसाइटल एथिकल एंड मॉरल फ्रेमवर्क। किया क्या जा सकता है? सबसे बढ़िया चीज है दैट वी नीड टू इम्पार्ट एथिकल वैल्यूज, और एथिकल वैल्यूज के साथ साथ एक जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? सेंस ऑफ फुलफिलिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। सबको फंडामेंटल राइट्स चाहिए, लेकिन किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज फुलफिल नहीं करनी है। फंडामेंटल राइट आपको पता होंगे 8-10, फंडामेंटल ड्यूटी आपको 4 नहीं पता होंगी। तो हमें क्या करने की जरूरत है कि एक तो हमें एथिकल वैल्यूज और दूसरा सेंस ऑफ फुलफिलिंग फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको हमें इंपार्ट करने की जरूरत है एट द स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पे ही बच्चों को ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये जो एथिकल वैल्यूज हैं, ये जो मॉरल वैल्यूज हैं, इनके बारे में पढ़ाओ, इनके बारे में बताओ, उनको रियलिस्टिक तौर पे तैयार करो इस समाज को बेहतर बनाने के लिए। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी, वो तो इसी में आ गया। एक्सेप्टेंस, सोशल एक्सेप्टेंस, अगर ये हम कर रहे हैं तो धीरे धीरे जो सोशल एक्सेप्टेंस है ये भी खत्म हो जाएगी। फिर इसके अलावा सॉल्यूशन के तौर पे सोसाइटल सॉल्यूशंस में हम क्या कर सकते हैं? वी नीड टू, या फिर ये कहें दैट दी सोसाइटी नीड्स टू बी द आईज एंड ईयर्स अगेंस्ट करप्शन। प्रॉब्लम क्या थी? लैक ऑफ करेज। एज अ सोसाइटी हमें करप्शन के अगेंस्ट में आईज और ईयर्स का काम करना चाहिए। एज अ सोसाइटी वी नीड टू स्टैंड अगेंस्ट करप्शन। स्पेशली सोसाइटी के अंदर जो सिविल सोसाइटीज देखने को मिलती हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है, उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इस करप्शन को एक्सपोज करने के लिए। तो सोसाइटी नीड्स टू बी दी आईज एंड ईयर्स अगेंस्ट करप्शन। सोसाइटी के लेवल पे एक जो सबसे बेहतरीन चीज हो सकती है वो है सोशल सैंक्शंस अगेंस्ट करप्ट। देखो, आप किसी इंसान को कोई सजा दे लो, किसी कानून में फंसा लो, उसका उतना इंपैक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर सोशल सैंक्शंस आ जाएं, सोसाइटल सैंक्शंस आ जाएं,
तो किसी भी आदमी को शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो उल्टा चलता है। हमारे यहाँ पे तो सिस्टम क्या है, आपने मर्डर कर दिया, जेल हो गई, 4 महीने बाद 6 महीने बाद आप 2 दिन के लिए पैरोल पे आए हो, तो लोग आपको सेलिब्रेट करते हैं कि भैया जी बाहर आए हैं। आपने करप्शन कर दिया 400 करोड़ का, फोटो छपती है आपकी बड़ी बड़ी, छोटी सी हेडलाइन होगी करप्शन, बड़ा बड़ा लोग ऐसे देख रहे हो 400 करोड़ रुपए का करप्शन किया, भाई दिमाग वाला आदमी है। उल्टा चल रहा है हमारे यहाँ पे। होना क्या चाहिए कि ये जो करप्ट लोग हैं, इनके अगेंस्ट में सोसाइटी को एज अ यूनिट खड़ा होना चाहिए। फिर इसके अलावा द मीडिया नीड्स टू प्ले इट्स रोल इन एक्सपोजिंग करप्शन, इन एक्सपोजिंग करप्शन। मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन आज की डेट में मीडिया भी इन्फ्लुएंस्ड है। पेड न्यूज, फेक न्यूज, सेंसेशनलाइज कैसे करना है न्यूज को, उसके ऊपर ज्यादा फोकस है। एथिकल फ्रेमवर्क नहीं है। अब वो नहीं है कि न्यूज सच्ची या झूठी है। अब वो नहीं है कि न्यूज को तरीके से पेश किया जाना चाहिए। अब तो ये है कि भैया सेंसेशनल कैसे हो न्यूज। और देखो, एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, अगर आप ऑनेस्ट हो तो ये जो मीडिया है, ये एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है आपके रास्ते में। बिकॉज मीडिया को कंट्रोल कौन करता है? पॉलिटिकल लीडरशिप। अब अगर पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं चाह रही है कि आप आगे बढ़ो, तो क्या करना है? एक क्वेश्चन मार्क लगा के आपका नाम लिखना है और लिखना है इज दिस ऑफिसर करप्ट। उनका एक्सप्लेनेशन क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन इतनी सी खबर से अगर 4 दिन भी चल गई, आपका नाम खराब हो जाएगा। आपका जो डिपार्टमेंट है, आपका जो समाज है, वो कैसे देखेगा कि अरे करप्ट है ये आदमी। क्वेश्चन मार्क किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। और भले ही फिर 4 दिन के बाद आप उस मीडिया पर्सन को अपने घुटने पे लेके आ जाओ, अपॉलॉजी लिख देगा। 4 दिन आपका पूरा तमाशा बनाया गया टीवी पे। अपॉलॉजी कितने की आती है? 10 सेकंड की। उसको कोई पढ़ता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। तो जो मीडिया है, ये अपना रोल ढंग से प्ले करे, वो बेहद इंपॉर्टेंट है इस करप्शन से डील करने के लिए। तो ये हो गए सोसाइटल सॉल्यूशंस। देखो, मैं बार बार रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूं सॉल्यूशंस को, बिकॉज आपको दिख ही रहा है, हम नया कुछ पढ़ ही नहीं रहे। जो फैक्टर्स हैं, उन्हीं फैक्टर्स को बस सॉल्यूशंस के तौर पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसके बाद बात आती है पॉलिटिकल सॉल्यूशंस के बारे में। अब देखो, पॉलिटिकल सॉल्यूशंस के तौर पे क्या किया जा सकता है? प्रॉब्लम क्या है? यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर ड्यूरिंग इलेक्शंस। हमें क्या इंश्योर करने की जरूरत है? वी नीड टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी इन फंडिंग एंड कैंडिडेट सिलेक्शन बाय पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। और जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है, उसको भी बेहतर करने की जरूरत है। हमारे यहाँ पे तो उल्टा चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज को हजारों करोड़ों रुपए आ रहा है, पता ही नहीं है कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है। बीच में वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला लेकर आए थे, वो भी आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। सिस्टम घटिया था वो। और कैंडिडेट सिलेक्शन का तो छोड़ ही दो। कैंडिडेट सिलेक्शन इस बेस पे होता है कि किसके अगेंस्ट में कितने क्रिमिनल केसेस हैं। जो जितना बड़ा क्रिमिनल, उसको उतनी बढ़िया सीट से टिकट मिलेगी। तो कैंडिडेट सिलेक्शन का तो नाम ही छोड़ दो। अभी बिहार इलेक्शन में एक बड़े पढ़े लिखे इंसान को टिकट मिला, जनस्वराज ने दिया था। वोट नहीं मिले, ना के बराबर वोट मिले। तो एज अ सोसाइटी हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखने को मिलता है, इसके पीछे हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। और यहां पे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस देखने को नहीं मिलता है। क्या किया जा सकता है? हम जो है वो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन को
कंसीडर कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है ही नहीं। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन क्या होता है हमने देख लिया। तो वी मे कंसिडर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। जो बड़ा चैलेंज है वो क्या है, दैट वी नीड टू एंश्योर द स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। नए लॉज जब लेकर आओ, लेते आना, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चलता ही रहेगा। पॉलिटिकल लीडरशिप कौन सी दूध की धुली हुई है, वो भी अपना फायदा देखती है। तो नए लॉज जब लेकर आओ, ले आना, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं कम से कम उनको तो स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करो। कैप है कि लोकसभा के इलेक्शन में आप 94 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको, हमको, सबको रियलिटी पता है। एक लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए एक कैंडिडेट करोड़ों रुपया खर्च करता है। लॉ तो ये कह रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो ये कह रहे हैं कि भैया इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हो, लेकिन उसका वायलेशन खुले में होता है, खुले में वायलेशन होता है। तो कम से कम जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जो एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन हो, कम से कम उतना तो इंश्योर कर लो। और फिर प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, दैट द पॉलिटिकल लीडरशिप needs to take the responsibility, needs to take the onus। पॉलिटिकल लीडरशिप अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा खड़ा होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए जो कि गांधी हो, जो कि बोले कि यार मेरे को ये चीज करनी है और ये नहीं करनी है, इसमें क्रिस्टल क्लैरिटी है। चाहे जितनी भी डिफिकल्टीज आए, चाहे अंग्रेज सरकार मेरे को पूरा जिंदगी जेल में डाल के रखे, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा तो नहीं मांगूंगा। पॉलिटिकल लीडरशिप अगर एथिकल हो जाए, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की शुरुआत कर दे, तो जो करप्शन है ये ना के बराबर पा जाएगा। हालांकि कौटिल्य ने एक बड़ी फेमस लाइन कही है कि करप्शन को पूरे तरीके से खत्म करना पॉसिबल ही नहीं है, और कुछ हद तक वो ठीक बात भी है। बिकॉज ये जो सोसाइटी है यही बनाती है ऑफिसेस को, यही बनाती है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, और सोसाइटी में सब लोग एथिकल हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, डर से भी नहीं हो सकते हैं। तो थोड़ा बहुत करप्शन तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन जो सिग्निफिकेंट चीज है, जो एक लार्ज चंक है, वो खत्म हो जाएगा अगर ये पॉलिटिकल लीडरशिप ओनस ले ले, अगर ये पॉलिटिकल लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। ये हो गए पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स या पॉलिटिकल सॉल्यूशंस, और पॉलिटिकल सॉल्यूशंस के बाद बात आती है लीगल सॉल्यूशंस के बारे में। अब देखो, लीगल फैक्टर्स में प्रॉब्लम क्या है, डेफिनेशन ऑफ करप्शन इज टू नैरो। करना क्या चाहिए, वी नीड टू अमेंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। और इसमें दो सिग्निफिकेंट काम हमें करने की जरूरत है। एक तो वी नीड टू एक्सपेंड द डेफिनेशन ऑफ करप्शन। और किस तरीके से एक्सपेंड करनी चाहिए वो हमें पता है, पिछले सेशन में हमने पढ़ा है। 4-5 चीजों के बारे में हमने बात की थी, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस को हमें ऐड करने की जरूरत है। जैसे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट में जा रहा है तो उसको हमें ऐड करने की जरूरत है। अगर कोई विलफुली अपनी ओथ ऑफ ऑफिस को वायलेट कर रहा है तो उसको हमें ऐड करने की जरूरत है। अगर कोई पब्लिक मनी को वेस्ट कर रहा है तो उसको हमें ऐड करने की जरूरत है। अगर कोई अब्यूज ऑफ अथॉरिटी कर रहा है और अनड्यूली फेवरिंग और हार्मिंग समवन, तो उसको हमें ऐड करने की जरूरत है। तो ये जो करप्शन की डेफिनेशन है इसको हमें सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड करने की जरूरत है। और दूसरा, ये जो कॉल्यूसिव करप्शन होता है जो कि ज्यादा डैमेज करता है, इसको हमें
स्पेशल क्राइम के तौर पे कंसीडर करने की ज़रूरत है। कोल्यूसिव करप्शन के तहत अगर कोई पकड़ा जा रहा है तो उसका जो पनिशमेंट है उसको सिग्निफिकेंटली डबल कर दिया जाना चाहिए। तो एक तो हमें करप्शन की डेफिनेशन को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, और दूसरा कोल्यूसिव करप्शन को या कोल्यूसिव ब्राइवरी को हमें स्पेशल क्राइम के तौर पे ट्रीट करने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम क्या है? प्रायर सैंक्शन ज़रूरी होता है जॉइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर वाले ऑफिसर्स के लिए। करना क्या चाहिए हमें? देयर शुड बी नो प्रायर सैंक्शन। प्रायर सैंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए दो केसेस में। कौन कौन से दो केसेस में? एक तो अगर कोई ऑफिसर रेड हैंडेड पकड़ा गया है, भाई अगर करप्शन करते हुए सीधे सीधे पकड़ लिया गया है, रेड हैंडेड पकड़ा गया है, तो वहां पे तो कोई स्कोप ही नहीं है, वहां पे क्या जरूरत है प्रायर सैंक्शन की। और दूसरा, अगर किसी ऑफिसर के पास में डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स हैं, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स टू हिज और हर इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी तनख्वाह है 1 लाख रुपए और आपके पास प्रॉपर्टी है 100 करोड़ रुपए की। अब या तो बताओ कि कहां से आई 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एंसेस्ट्रल भी नहीं है, आपकी इनकम भी 1 लाख रुपए है, तो फिर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे बना ली आपने? फिर तो सीधे सीधे दिख रहा है कि आपने करप्शन किया है। तो इन दो केसेस में प्रायर सैंक्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, उसमें 2018 में अमेंडमेंट किया गया। और देखो अमेंडमेंट क्या किया गया। अमेंडमेंट के तहत यह बोल दिया गया कि अगर कोई ऑफिसर या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेड हैंडेड पकड़ा जा रहा है, तो उसके लिए तो अब प्रायर सैंक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो गई है? इसमें दिक्कत ये कर दी कि पहले था ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर वाली रैंक के ऑफिसर्स के लिए प्रायर सैंक्शन की जरूरत है। अब क्या बोल दिया है कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अगर आपको करप्शन केस का प्रोसिक्यूशन करना है तो आपको प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। एक चीज ये खत्म कर दी कि भैया अगर आप रेड हैंडेड पकड़े गए हो तो आपके लिए प्रायर सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी वो क्या कर दी कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अब आपको प्रायर सैंक्शन लेना होता है। फिर इसके अलावा और क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सॉल्यूशन अगर देखना है तो प्रॉब्लम देखो, और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है लोकपाल इज डिसफंक्शनल। हमें क्या करने की जरूरत है? लोकपाल नीड्स टू बी रिवाइज्ड। लोकपाल और उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनको रिवाइज करने की जरूरत है, और लोकपाल को एक बार फिर से फुली फंक्शनल बनाने की जरूरत है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ये जो सीबीआई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट खुद केस्ड पैरेट बुला रहा था किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये है कि जो दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 है, इसको हमें अमेंड करने की जरूरत है, और अमेंड करके वी नीड टू फ्री द सीबीआई फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। और ये तो हम सीबीआई के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। इन जनरल वी नीड टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ वेरियस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। फिर इसके अलावा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम है कि पोस्ट रिटायरमेंट कूलिंग ऑफ पीरियड जो प्रोविजंस हैं वो सिग्निफिकेंटली वीक हैं या फिर ना के बराबर देखने मिलते हैं। व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू हैव मैंडेटरी प्रोविजंस। We need to have mandatory provisions for related to post retirement cooling off period। सीधे सीधे कानून बना दो, लिख दो कि कोई अगर जज रिटायर हो रहा है तो अगले 5 साल तक उसे किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन में नहीं रखा जाएगा। कोई अगर
इंपॉर्टेंट पोजीशन से सिविल सर्वेंट रिटायर हो रहा है तो उसको अगले 5 साल तक या 2 साल तक या 10 साल तक जो भी जैसे भी डिस्कशन हो उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट के किसी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन में नहीं रखा जाएगा। तो ये जो है ये मैंडेटरी प्रोविजंस होनी चाहिए। इसके अलावा प्रॉब्लम क्या है, ये जो आर्टिकल 311 है ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ओवर सेफ्टी प्रोवाइड करता है। सेकंड एआरसी क्या कहती है कि ये जो आर्टिकल 311 है इसको आप रिपील कर दो, इसको तो हटा ही दो, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो और आर्टिकल 311 को रिपील कर दो और जो भी नेसेसरी चीजें हैं उनको आर्टिकल 309 में डाल दो। इनफैक्ट सेकंड एआरसी तो ये भी कहता है कि जो आर्टिकल 310 है उसमें भी हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। अच्छा एक बात और बता देता हूं मैं, ये जितने भी कॉजेस और जितने भी सॉल्यूशंस हमने पढ़े हैं उनमें से ज्यादातर मैक्सिमम जो हैं वो कहां से आ रहे हैं, सेकंड एआरसी से आ रहे हैं। तो इसमें हमने कोई सिग्निफिकेंट रॉकेट साइंस नहीं पढ़ी है, वही सिंपल चीजें पढ़ी हैं, एक दो चीजें हमने अपनी तरफ से ऐड की हैं। अच्छा फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन जो है वो वीक है। किस तरीके से वीक है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। हमें करने की क्या जरूरत है कि ये जो विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन है इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनको हमें चेंज करने की जरूरत है और इसको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। बेहद सिंपल, देखो क्या बात की हमने, एक बार जाते जाते देख लेते हैं वापस से। हमने बात की पॉलिटिकल सॉल्यूशंस के बारे में। पॉलिटिकल सॉल्यूशंस में प्रॉब्लम्स देखो, सॉरी लीगल सॉल्यूशंस पहले, हाँ लीगल सॉल्यूशंस के बारे में। लीगल सॉल्यूशंस में पहले तो लीगल फैक्टर्स देखो, प्रॉब्लम्स देखो और फिर तो बहुत बढ़िया, ये आजकल पता नहीं इसमें कुछ होने लगा है, करवाएंगे इसको भी चेक करवाएंगे और वो चला गया होगा, बट लेक्चर खत्म हो गया है, अब रिवीजन वाला वो रह गया, बाकी हमने देख ही लिया सारी चीजें। तो आपको बेसिकली करना ये है कि फैक्टर्स देखने हैं। फैक्टर्स अगर आपको पता है, फैक्टर्स अगर आपको याद है तो सॉल्यूशंस ऑटोमेटिक आप लिख सकते हो। प्रॉब्लम आपको पता है कि करप्शन की डेफिनेशन नैरो है, सॉल्यूशन क्या है, ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है इसको अमेंड करो, करप्शन की डेफिनेशन को और ज़्यादा एक्सपेंड करो। प्रॉब्लम आपको पता है कि प्रायर सैंक्शन की ज़रूरत होती है, सॉल्यूशन क्या है कि अगर कोई रेड हैंडेड पकड़ा गया है या फिर किसी के पास में डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स हैं तो उसके अगेंस्ट में प्रायर सैंक्शंस की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको प्रॉब्लम्स पता है तो सॉल्यूशंस आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हो। इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। हालांकि मैं सोच रहा था एक बार रिवाइज करेंगे लेकिन वो उड़ गया, इसको अपन चेक करवाएंगे, समाधान निकाल लेंगे इसका। बाकी सेशन कंप्लीट हो गया है, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।